पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना शिक्षा का समाजशास्त्र अथवा शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसको पढ़ाने क्या चीज क्या लाभ इससे हो सकता है। अभी हम जानेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है और वो सामाजिक तौर पर जानने का प्रयत्न करेंगे, उसमें वैयक्तिक एवं सामाजिक। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? सामान्यतः हम सभी बोलते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते समझते आए हैं कि व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। किंतु यहाँ पे हम दो चीजें समझने का प्रयास करेंगे। वैयक्तिक यानी कि पर्सनल, एक व्यक्ति की क्या व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा क्या रोल अदा करती है, और दूसरा हम समझेंगे कि सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर ये शिक्षा कितनी प्रभावशाली होती है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो पहले हम बात करते हैं वैयक्तिक कि पर्सनल उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का पर्सनल उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी हम लोगों ने फिलॉसफी वाली जब क्लासेस पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी थ्योरी पढ़ी हमने, जैसे आदर्शवाद पढ़ी, विकासवाद पढ़ी, और लोकतंत्र के बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं, आदर्शवाद जानते हैं, प्रकृतिवाद जानते हैं। तो ये चीजों के बारे में हमने जो पढ़ा है, उन चीजों के जो भी उद्देश्य है, सबका आप एक एक उद्देश्य लिख देंगे, ठीक है? सभी का जो मेन मोटिव है वो चीज आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद कहता है कि व्यक्ति को आत्मानुभूति होनी चाहिए, आत्म की इंटरनल सेल्फ की आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए, और आत्मा की अनुभूति से ही वह समस्त संसार को जान सकता है, समझ सकता है। तो उसे ज्यादा उसका उद्देश्य होना चाहिए कि आत्मा को समझना। तो ये हो जाता है आपका आदर्शवादियों के अनुसार। जो विकासवादी हैं वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में समयानुसार विकास कर रहा है, पूरे संसार में विकास का, डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए व्यक्ति का विकास ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य होता है। जो मनोवैज्ञानिक है वो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर विद्यार्थी जो होता है वह एक दूसरे से अलग होता है, और जब अलग होता है तो उन सभी में अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं, और उन शक्तियों का अलग अलग तरीके से विकास हो सकता है। तो इसलिए कभी भी उनको बाउंड नहीं करना चाहिए, कभी बाध्य नहीं करना चाहिए कि वो एक ही थ्योरी को फॉलो करेंगे, उनको स्वतंत्रता इस बारे में देनी चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब जैसे अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के बारे में जानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष की जो स्वतंत्रता होती है वह इसी इतने पर निर्भर होती है कि कहीं वो बाकी लोगों को कोई समस्या तो नहीं दे रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि यदि आपको डीजे चलाना बहुत पसंद है, डिस्क जॉकी, तो आपको बहुत पसंद है, आप बहुत हाई वॉल्यूम, बहुत हाई बेस पे सुनते हैं गाने, लेकिन सपोज रात में आपको इच्छा हो रही है कि आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तो बहुत जोर जोर से आप साउंड बजा करके और नाचे गाए, पार्टी करें, तो आपकी वहां पे पर्सनल सुविधा है, लेकिन लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपके मनुष्यों को उससे समस्या होने लगती है। तो इसलिए सरकार इसे मना करती है, प्रशासन इसे मना करता है आपको ऐसा करने से। तो इस तरह की चीजें हैं। अब अगर हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य, तो इसके सामाजिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और समाज केवल एक व्यक्ति से नहीं बनता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, बहुत सारी पर्सन्स होते हैं, उसमें नाउन प्रोनाउन जो भी आप पहले संज्ञा सर्वनाम, तो जब वो सभी मिलते हैं तो एक समाज का निर्धारण होता है। और समाज में सभी का सहयोग होना चाहिए, तो वहां पे ये थोड़ा सा गौड़ हो जाता है। व्यक्तिक यहाँ पे पर्सनालिटी थोड़ी सी गौड़ हो जाती है। और जैसे अभी लोकतंत्र की हम लोगों ने बात की, तो यहाँ पे आपको ऐसे नियम के अनुसार चलना होता है, ऐसा नियम बनाना होता है जो सभी के ऊपर लागू हो पाए और सभी उसके हिसाब से कार्य कर पाए। जैसे मनुष्य के जीवन को अगर सरल, शिष्ट और सुलभ बनाना है
तो उनको कुछ ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे कुछ नैतिक मूल्यों को अपनाना पड़ेगा जो सभी के साथ में हो पाए। ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसी शिक्षा सिखाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, ताकि वह कोई भी व्यक्ति जब भी अपनी स्वतंत्रता की बात करे तो वो ये सोचे कि कहीं उसकी स्वतंत्रता की वजह से बाकी लोगों की स्वतंत्रता आहत तो नहीं हो रही है। तो जब हम इस प्रकार की शिक्षा को समझते हैं और ऐसी शिक्षा पे हम चलते हैं तो वो हमारी सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए व्यक्ति और सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य, तो आप इनको अलग अलग तरह से बता देंगे। अब बात करते हैं शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में जो सामाजिकरण है, मतलब शिक्षा देने के लिए जो आप सामाजिक बना दिए हैं, ठीक है, तो शिक्षा के अभिकर्ता के रूप में सामाजिकरण। तो ये सामाजिकरण क्या है? आपसे अगर कोई पूछे कि सामाजिकरण क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाना और समाज के साथ तालमेल बिठाने के लिए ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, ये आपका होता है क्या? सामाजिकरण। सामाजिकरण होता है कि किसी व्यक्ति को आप किस प्रकार से पूरे समाज के साथ रहने के काबिल बना रहे हैं। जैसे वाटसन जी एक महोदय, वो क्या कहते हैं, सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार ये? वाटसन। तो इसमें क्या होता है, समाज का और एक व्यक्ति का आपस में संबंध बताया जाता है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि एक समाज ऑलरेडी हमारी सोसाइटी ऐसी चल रही है। अब इस सोसाइटी में मान लीजिए एक अबोध बालक जन्म लेता है। अब वो बालक अगर जंगल में जाए या फिर वो अकेले उसको एक रूम में बंद है, वो रूम में रहे, या फिर आप उसको ऐसी ट्रेनिंग दो कि जैसे बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं, जिस प्रकार से जैसे भाषा बोलते हैं, जैसी संस्कृति को रहते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे खान पान है, जैसे रहन सहन है, वो सारी चीजें आप उसे सिखाते हैं। तो जैसी भी चीजें आप उसको, जिस भी तरह से आप उसको चाहते हैं कि उसका भविष्य हो, उस प्रकार का उसको शिक्षा देना, ये आपको कहलाता है सामाजिकरण। ऐसे ही एक महोदय और है सोलोकिन। ये महोदय कहते हैं कि समाज में संस्कृति का वैचारिक कारकों के अंतःकरण की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक और वैचारिक कारण का अभी होते हैं सामाजिकरण का अभिकरण। तो ये अभिकरण की बात करेंगे तो सामाजिकरण के अभिकरण क्या हो सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे परिवार होता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे परिवार में कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो व्यक्ति अकेला होता है। अभी हमने बात किया था इसके पहले व्यक्ति और सामाजिक। तो एक व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन उसके व्यक्ति के पास में कई सारे लोग होते हैं, कई मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, और वो मिलके परिवार बनाते हैं। तो परिवार में भी बहुत सारी विविधताएं होती है, लेकिन फिर भी एक साथ में रह करके वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये एक परिवार अभिकरण हो गया। फिर आप कह सकते हैं जाति, फिर आपका हो सकता है क्षेत्र, जिस भी आप क्षेत्र में रहते हैं। जाति में भी आप देखेंगे तो कई सारे परिवार एक मिल करके एक जाति बनाते हैं, या एक जाति में देखेंगे तो बहुत सारे परिवार होते हैं, फिर भी वो सुचारू रूप से कैसे जाते हैं, एक ही संप्रदाय को कैसे मानते हैं, एक ही संस्कृति को कैसे मान लेते हैं, और कैसे उसके साथ में आप सहयोग करते हैं। क्षेत्र, जैसे आस पड़ोस की बात करते हैं, तो एक पास पड़ोस में भी बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें भी बहुत सारी विविधताएं होती हैं। तो मिलाकर समाजीकरण का मतलब यही आप समझिए कि विभिन्नताओं के होते हुए भी आप लोगों के साथ में सामंजस्य बनाते हुए उनके साथ में सुचारू रूप से रहने का प्रयास करते हैं। विद्यालय, समुदाय, क्रीड़ा समूह, ये सारी चीजें जहां भी आपको लोग मिलते हों, चाहे आप विद्यालय की बात करें, चाहे खेल का मैदान की बात करें, या फिर कहीं भी आप ऐसे देखते हैं बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। आयु समूह, एक ही एज ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं।
और उन सभी एक एज ग्रुप के साथ में कैसे बात करेंगे। जैसे आप देखते होंगे अगर आप ट्रेन में ही यात्रा कर रहे हैं या कहीं भी, तो अगर आपके हम उम्र के कुछ लोग हैं तो उनके साथ में आप बात करने लगते हैं, आप अकेले ही नहीं रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप समाज के साथ में तालमेल बनाने लगते हैं आयु के अनुसार ही। बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाले कारक, अगर हम देखें कि ये समाजीकरण की बात कर ही रहे हैं कि बहुत सारी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन अगर हम देखें कि समाजीकरण में बाधा कौन सी चीजें पहुंचा सकती हैं, तो क्या हो सकता है, ये भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसे बाल्यकालीन परिस्थितियां, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति बचपन से ही ऐसे जगह पे पला हुआ है जहां पे उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी गई है और किसी से मिलने जुलने के लिए उसको मना किया जाता है और वो डरा सहमासा रहता है, तो वो व्यक्ति जब बाहर भी निकलता है तो वो किसी से ढंग से बात नहीं कर पाता है। तो बाल्यकालीन आप इसको बोल सकते हैं परिस्थितियां। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको बात बात में उसके पेरेंट्स डांट देते हैं, उसके माता पिता कहते हैं कि नहीं बोलो, कोई अगर बाहर से आता है, कोई गेस्ट आता है और उन अतिथियों के सामने इस बच्चे को बोलने से मना किया जाता है, तो बाहर भी नहीं बात करता है लोगों से। ऐसे ही सांस्कृतिक परिस्थितियां हो सकती हैं। कई बार होता है कि आप किसी जाति विशेष से हैं और आपको वो चीजें, वो कुछ विशेष चीजें सिखाई गई हैं और बाकी चीजों के बारे में आप जानते नहीं हैं, और इन चीजों में भी, ये इन संस्कृति में भी आपको ऐसी चीजें बोली जाती है कि आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ में बहुत ज्यादा नहीं आपको इंटरेक्ट होना चाहिए। तो जब आप जाते हैं अन्य किसी समुदाय में आप बैठते हैं तो आप उनके साथ में नहीं सामंजस्य बना पाते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पुरानी वाली संस्कृति में कुछ इस प्रकार की शिक्षा दी गई थी कि आप अब कंफर्ट नहीं फील करते हैं। ऐसे में तो ये कुछ चीजें हैं, तात्कालिक परिस्थितियां हैं। जैसे कभी क्या क्या होता है, तात्कालिक परिस्थितियों में हो सकता है कि सपोज एक विद्यार्थी है, वो बहुत अच्छा विद्यार्थी हो, लेकिन अगर वो फेल हो जाए कि दुर्भाग्यवश अपने किसी एग्जामिनेशन में, सपोज कोई स्टूडेंट है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गया, और तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जब उसके बाकी साथी चले गए पास होकर के, तो ये फर्स्ट ईयर के बाद में कॉलेज जाना छोड़ देता है, क्योंकि उन लोगों से वो बात कैसे करेगा, अभी से अपने आप में बहुत ही बुरा प्रतीत होता है। तो उसको आप बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक, कि वो व्यक्ति अब बात नहीं करना चाहता है किसी से, क्योंकि उसको अपने आप में सच्चाहट होती है कि हमारे जो साथी थे वो सभी पास हो गए हैं, और इस तरह की चीजें वो समझने लगता है। कोई कभी कभी होता है निर्धनता की वजह से भी एक व्यक्ति सोचता है कि कहीं उसका मजाक न उड़ाया जाए, तो इसलिए भी वो धनी व्यक्तियों के संपर्क में बहुत ज्यादा नहीं आता है, उससे बहुत ज्यादा बात नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं तात्कालिक परिस्थितियां। अन्य परिस्थितियां हो सकती है कि कॉन्फिडेंस आप में कम है अगर, या फिर वहां का आपको परिवेश समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग आपके विचार के नहीं है जिनसे जो भी आपके सम्मुख हैं, तो अगर वो आपके हिसाब के नहीं लग रहे तो भी आप उनसे बात नहीं करते, तो ये सब चीजें भी अन्य हो जाती हैं। तो इसको ये सब कुछ बाधा पहुंचाने वाले कारक हो जाते हैं। अब समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है? शिक्षक की भूमिका हो सकती है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सम्मुख कुछ इस प्रकार का वातावरण बनाए, इस प्रकार का वातावरण बनाए ताकि व्यक्ति जो है, जो विद्यार्थी है, वह समाज के विभिन्न पहलुओं को समझ पाए। मतलब यूं कह लीजिए कि ये क्लास में ही, एक कक्षा के भीतर ही शिक्षक ये प्रयास करे कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सके कि जो
विद्यार्थी है वह समाज के विभिन्न पहलुओं को समझ करके और उस प्रकार से वो प्रतिक्रिया दे, और जब वो समाज में निकले तो वो समाज में एक बेहतर नागरिक की तरह से प्रदर्शन कर पाए। तो ये शिक्षक की भूमिका हो सकती है बहुत शॉर्ट में, लेकिन आप इसे टॉपिक में पॉइंट करते हैं सामाजिक विकास और संस्कृति ज्ञान कारण। तो सामाजिक विकास कौन करता है? शिक्षक कर सकता है, और संस्कृति का ज्ञान ये सारी टाइप में है कि शिक्षक उसको बताया कि समाज में कैसे आपको क्या बिहेव करना चाहिए, कौन सा पढ़ाई आप कर रहे हो तो समाज में उसको कहाँ यूज करोगे, और समाज के भले के लिए आप अपनी पढ़ाई को कैसे यूज करें, प्रयोग करें। तो ये सब चीजें सामाजिक विकास के लिए वो हो सकती हैं। संस्कृति का भी वो ज्ञान खुद भी ले, और खुद उसके पास जो ज्ञान है संस्कृति का वो उनको अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाए। तो ये चीजें हो सकती हैं। अभिभावक शिक्षक सहयोग, अगर जैसे अभी हमने बात किया कि सामाजिकरण विद्यार्थी नहीं कर पाता है क्योंकि उसे बचपन से इतना डरा दिया जाता है, इतना डांट दिया जाता है, तो शिक्षक अपने विद्यार्थी के अभिभावकों से भी बात करें, इसको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोलते हैं। तो उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो अभिभावक को भी सलाह दे, अभिभावक को सलाह दे सकते हैं, और उनके साथ में आप क्या कर सकते हैं? सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की भावना से आप बता सकते हैं कि सर मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन बच्चे का विकास होना चाहिए, इसके लिए आपको बच्चे के साथ में नरमी से पेश आनी चाहिए, बहुत डांटना डपटना नहीं चाहिए, और प्रेम से हमेशा समझा के चीजों को करवाना चाहिए। सामाजिक आदर्श के रूप में ये अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक एक सामाजिक आदर्श के रूप में होता है। वो जैसा करता है उसके स्टूडेंट्स उसको कॉपी करते हैं। सिखाया हुआ कम, लेकिन वो जो करता है उस प्रकार की चीजों को वो ज्यादा कॉपी करते हैं। तो इसलिए शिक्षक को समाज में आदर्श के रूप में होना चाहिए। ये इनको सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए। सामाजिक कार्य अगर ये करते हैं तो इनको भी इनके सामाजिक कार्यों की भी सराहना होती है, और इस प्रकार से भी आप इनका सामाजिकरण कर सकते हैं। शिक्षक को व्यवहार, इनका जो व्यवहार होता है व्यवहार भी कुशल होना चाहिए। अगर शिक्षक व्यवहार कुशल होगा तो उनके विद्यार्थी भी उनसे सीख करके व्यवहार कुशलता अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं। अब अगर हम बात करें कि एक विद्यार्थी की भूमिका क्या हो सकती है, तो विद्यार्थी की क्या भूमिका होगी? विद्यार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि वह अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए शिक्षक, समाज और अपने जो माता पिता है, जो उनके अभिभावक हैं, उनकी बातों को सुनते हुए उन पर अमल करे, उनका पालन करे। हाँ, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करते हुए जहां भी वो उनको तर्कसंगत लगता है तो उनका वो पालन करे तर्कसंगत ढंग से। उनको जो शिक्षक या अभिभावकों के द्वारा सिखाया जाता है उन चीजों को वो करे अपने और समाज के उन्नति के लिए। अब अगर बात करें कि शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, शिक्षा की क्या भूमिका होगी सामाजिकरण में, तो सामाजिकरण में क्या हो जाएगा? स्कूल की परंपराएं, स्कूल में जो परंपराएं होती हैं, अब कौन सी परंपराएं? देखिए भाई, जब स्टार्टिंग में जब क्लास चालू होता है तो उसके पहले प्रार्थना हो जाती है, और प्रार्थना के समय में कुछ सद्विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ सुविचार किए जाते हैं, कुछ दैनिक समाचार की घटनाएं भी, उनकी भी कुछ खबरें, कुछ समाचार आपके सामने रखे जाते हैं। और इस प्रकार से अंतरक्रिया होती है अध्यापकों के और विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, और इससे भी सामाजिकरण का विकास होता है।
संस्कृति का हस्तांतरण, एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और उन सभी में सांस्कृतिक विभिन्नता भी पाई जाती है, ऐसी संभावना होती है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसके पिताजी उनका स्थानांतरण होकर ट्रांसफर होकर के वो किसी अन्य प्रदेश से आए हुए हैं यहाँ पर, तो उनके रहन सहन से चीजें आप उनकी भी कुछ समझ सकते हैं और ये विद्यार्थी भी कुछ और समझता है। और विद्यालय में भी बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो उन सभी कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप हस्तांतरित मतलब संस्कृति का हस्तांतरण कर सकते हैं, उनको भी आप चीजें समझ सकते हैं। सामाजिक आदर्श एक प्रकार से ये बोलेंगे कि जो विद्यालय होता है वो एक छोटा सा समाज होता है, और जिस प्रकार से सामंजस्यपूर्ण ढंग से आप विद्यालय में जाते हैं, आपके मन में आता है कि अगर यहाँ पे 1000-2000 लोगों के बीच में हम अच्छे से रह रहे हैं, किसी को बिना कष्ट पहुंचाए हुए, तो ऐसे ही हम इस विद्यालय प्रांगण के बाहर जो हमारा बड़ा वाला समाज है, उस समाज के बीच में भी हम ऐसे ही युक्त रहेंगे। तो ये सभी चीजें शिक्षा की भूमिकाएं ऐसे ऐसे हो जाती हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, अब जैसे देखिए अगर आपको बिजनेस करना है किसी भी चीज का, अगर आपको कोई व्यापार करना है, तो व्यापार करते हुए क्या होता है, बहुत सारे लोग वो चीज को बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप उसका व्यवसाय चौपट कर देते हैं। आप स्वस्थ ढंग से उसके साथ कंपटीशन करते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम इतनी अच्छी सुविधाएं देंगे कि ग्राहक हमारे फेवर में रहेंगे, हमारी उत्पाद को खरीदेंगे, हमारे इस्तेमाल लेंगे। तो ये आप स्वस्थ प्रतियोगिता करते हैं, और ये चीजें आती हैं विद्यालय से। विद्यालय में भी ऐसे ही कॉम्पिटिशन होते हैं और वो स्वस्थ रूप से होते हैं, बिना पार्शियलिटी के। तो अगर ऐसा होता है, अगर स्वस्थ प्रतियोगिता विद्यालय में होती है, तो विद्यार्थी क्या हो सकता है, सामाजिक बन सकता है। अब ऐसे ये चीजें विद्यालय की भूमिका और शिक्षा की भूमिका, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी विद्यार्थी को सामाजिक कैसे बना सकते हैं, समाज का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और समाज में हमें रहने के लिए अपना सामाजिकरण कैसे करना चाहिए, विद्यार्थियों का सामाजिकरण कैसे करना चाहिए। और यदि कोई समस्या आपको होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अगर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।